ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अब चाहे संख्या यहाँ पे अधिक रहे या कम रहे, अब हिस्ट्री में पूरा कंप्लीट करूंगा, है ना। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है उनके लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता है ना। तो वो भटकते रहें, उनसे मतलब ही नहीं रखना है अपने को। हिस्ट्री अब कंप्लीट करूंगा मैं, चाहे एक बच्चे रहें, चाहे 10 बच्चे रहें, चाहे 100 बच्चे रहें, है ना। हिस्ट्री में पूरा कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट उठाऊंगा। ठीक है। प्रिया, मंजू, आरती, उमेंद्र, शिवशंकर, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। क्लास को सभी लोग शेयर करते चलें, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता, पुरोहित या विद्वान। तो ध्यान रखिएगा, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी कि कुलीन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग थ्योरी भी पढ़ते रहें, क्योंकि थ्योरी के पीडीएफ में आप लोग को एक बार सेंड कर चुका हूं ग्रुप में, एक बार मैं फिर से सेंड कर दूंगा। तो थ्योरी एक बार पढ़ के आया करें आप लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे, तो थोड़ा सा और भी ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा क्लास। ठीक है, एक बार पीडीएफ में सेंड कर चुका हूँ, एक बार फिर से मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जिससे आप लोग को आसानी हो पढ़ने में। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और एक बार सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग स्टेटस में लगा पाए क्लास के लिंक को, तो प्लीज लगा लीजिए, जिससे संख्या यहाँ पे आप लोग के सपोर्ट से और भी थोड़ी सी बढ़ती चलेगी, है ना। चलिए, तो किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, तंबाकू। तंबाकू की जो खेती होती थी, ये जो आया है आधुनिक भारत में आया है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक भारत में तंबाकू की खेती हमने किससे सीखा है? तो ये यूरोपियों का आगमन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि पुर्तगालियों से उन्होंने, हम लोगों ने क्या सीखा है? तंबाकू की खेती। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किससे सीखा है तंबाकू खेती करना? पुर्तगालियों से। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए यहाँ पे। हाँ, नीतू शुक्ला, गुड इवनिंग, थैंक यू मंजू। क्लास को सभी लोग एक बार शेयर करते चलें, और एक बार कमेंट भी कर दें। आप सब लोग को यहाँ पे स्लाइड क्लियर दिख रही है ना? स्लाइड में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सबको प्रॉपर दिख रही है स्लाइड? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह है आपका, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग इनमें से कौन सा है? बताएं। शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या छांदोग्य उपनिषद। तो बताएं जल्दी से, इसमें वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से कौन सा है आपका बताना है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं तो करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, गणित से जो संबंधित है ये हो जाएगा शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? ये गणित से संबंधित होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी होगा इसमें। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। गुड, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गायत्री, गुड इवनिंग गायत्री। हाँ, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है क्लास की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास ये पसंद आएगी, है ना। क्योंकि पूरा अब मैं हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, तो कम से कम जो पढ़ने वाले हैं, या 2-4 लोग रहे, 5 लोग रहे, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस बार मैं हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कराऊंगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? बताएं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। यहाँ पे आपको बताना है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो सूचना दी गई है, ये किसमें दी गई है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं। थैंक यू सो मच एस पाटिल जी, गुड इवनिंग। गायत्री, सुशील, सभी स्वागत है। क्लास को सभी लोग शेयर करते रहें एक बार, है ना। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, संख्या बढ़ती रहे यहाँ पे क्लास की। ठीक है, तो किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है? सबको पता है, ऋग्वेद है। और तो ऋग्वेद में ही प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए
बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं इस पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुड इवनिंग संदीप यादव, कहाँ रहते हो आजकल आप? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इस बार भी आने की पूरी संभावना है, आ भी सकता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को या अथर्ववेद को? तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? प्रिया रावत, गुड इवनिंग, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संगीत का आद्य ग्रंथ या भारतीय संगीत का जनक जो कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका सामवेद को। और ये जो यहाँ पे भजनों का संग्रह है ऋग्वेद के, है ना, तो यहाँ पे पद्य, केवल पद्य जो है आपका ये सामवेद में आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी अगर पूछ ले जाए गद्य व पद्य दोनों किसमें है, तो गद्य व पद्य दोनों आ जाएंगे आपका यजुर्वेद में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे, है ना। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रथम विधि निर्माता कौन है, होता है? मनु, चाणक्य, ये चाणक्य लिखा हुआ है ना, चाणक्य लिखा हुआ है ये, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? तो प्रथम विधि निर्माता या कानून निर्माता किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो फटाफट बताएं जल्दी से, कौन है प्रथम विधि निर्माता या कानून निर्माता? ठीक है, फ्री टू फ्लाई, क्या बात है, अच्छा नाम है, मतलब जो चैनल का नाम भी बनाए हो अच्छा बनाए हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विधि निर्माता जो कौन होते हैं, तो प्रथम विधि निर्माता माना गया है मनु को। मनु ही क्या है? विधि निर्माता है। और इन्हीं से रिलेटेड क्या है, बहुत सारे विवाद भी आते हैं, है ना। आरक्षणवाद जो कहते हैं, लो कैटेगरी के जो रहते हैं अपन इसमें, या फिर अगर इसमें एससी से रहते हैं, ओबीसी रहते हैं, ये मनु के क्या मानते हैं, इनका अपना विरोधी मानते हैं। ठीक है, जबकि सवर्ण लोग जो रहते हैं, जैसे आपके जनरल कैटेगरी जो लोग हैं, वो इनको क्या मानते हैं, अपना ये एक मॉडल मानते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ कहने में, कुछ कथनों में क्या है, विवाद है, कुछ जातियों में या कुछ वर्गों में, तो इनके लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अम्बेडकर जी ने घोर विरोध किया था मनु जी का, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें कही गई थी जो उचित नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में, और वही आरक्षण को या फिर भेदभाव को बढ़ावा देता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, ये बताएं जल्दी से। हीना, गुड इवनिंग हीना, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, फटाफट बताएं। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में संपत्ति का जो मुख्य रूप था वो कौन सा था, ये था इसमें आपका गोधन, क्योंकि गाय के नाम से, गाय सबसे पवित्र पशु मानी जाती थी। ठीक है, गाय के नाम से सारे उनके क्रियाकलाप होते थे। जैसे अगर हम बात करें सायंकाल या संध्या काल को क्या कहते थे, गोधूली कहा जाता था, है ना। हम लोग अभी भी कुछ साल पहले तक इसका इस्तेमाल करते थे। जो ग्रामीण अंचल के हैं वो पता होगा, है ना। गाय के आने का समय, जब चरने जाती थी गाय, घास को, जंगल में जाती थी, तो लौटते कब थे, संध्या समय को, इसलिए इसको क्या कहते थे, गोधूली। इसी तरीके से आपका अतिथि को क्या कहा गया है, अतिथि को कहा गया है गोहंता, है ना। अतिथि को क्या कहा गया है, गोहंता कहा गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें आपका। अनुराग, गुड इवनिंग। तो बहुत सारे क्रियाकलाप जो थे इनके गाय से संबंधित थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इनके प्रमुख संपत्ति भी जो होती थी, गाय ही होती थी, और गाय के नाम से इनके युद्ध भी हो जाया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुराग, नवीन, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? ठीक है, ये आपको बताना है कि शूद्र का उल्लेख पहली बार जो हुआ है ये किस में हुआ है, फटाफट बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड स्वाति। तो शूद्र का उल्लेख जो किया गया है पहली बार कहाँ पे हुआ है? अजय रोहिला जी, स्वागत है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, शूद्र का जो उल्लेख किया गया है ये 10वें उल्लेख इसमें मंडल में किया गया है ऋग्वेद के। अब चाहे शूद्र पूछ ले, चाहे वैश्य से पूछ ले, आपका ब्राह्मण पूछ ले, क्षत्रिय पूछ ले, इन सब का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। किसमें किया गया है? पुरुष सूक्त में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10वें मंडल में। और इसी में बोला गया है कि ब्राह्मण जी जो है आपका इसमें कहाँ से निकले हैं? विष्णु जी के मुख से निकले हैं। क्षत्रिय बाह से, वैश्य जंघा से, और पैरों से जो निकले हुए हैं वो कौन? शूद्र।
तो ये इसी में वर्णन किया गया है ऋग्वेद में 10वें मंडल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, महेश साहू, सभी लोग जो सी आंसर कर रहे हैं, सी ऑप्शन सबका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? देखिए, मैं जो भी सेशन लेके आता हूं तो मैं ये ध्यान में रखता हूं कि लेवल जो रहे आपका क्या रहे कि हाई भी रखूं, मीडियम भी रखूं। मेरी क्लास में कितने भी यहाँ पे मास्टर लोग आएंगे, उनको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा क्लास में, है ना? तो इजी भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन ये रहेंगे पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पूरा कवर कराऊंगा मैं इसमें। तो वैदिक में मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? तो ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में जो उपासना किया जाता था, प्रकृति की उपासना की जाती थी, है ना? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। वैदिक काल में किसकी उपासना की जाती थी? प्रकृति की उपासना की जाती थी, नेचर की उपासना की जाती थी। ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देवता के लिए वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र का, अग्नि का, वरुण का या फिर सोम? तो किस देवता के लिए वेद में पुरंदर शब्द का उल्लेख किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेद में पुरंदर शब्द का जो उल्लेख किया गया है, किसके लिए किया गया है? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वेद में पुरंदर शब्द का जो उल्लेख किया गया है, ये भगवान इंद्र के लिए किया गया है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, है ना? किलों को तोड़ने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुरंदर मतलब क्या है? किलों को तोड़ने वाला, यानी जो दुर्ग हैं, द्वार हैं, उनको क्या है? तोड़ने वाला क्या कहलाएगा? पुरंदर। और ये कहा गया है इंद्र के लिए। और इसी वर्ड से ये पता लगता है कि आर्य, है ना, ऐसी संभावना जताई जाती है कि आर्य जो थे, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता पे क्या किया था? हमला किया था या युद्ध किया हुआ था। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े द्वार कहाँ थे? बड़े बड़े द्वार जो थे इसके पहले वैदिक काल में तो थे नहीं, है ना? बड़े बड़े जो द्वार थे कहाँ पे थे? हड़प्पा सभ्यता में थे, है ना? तो ये कहा जाता है कि इसको किलों को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया गया? इंद्र का, उनकी उपासना की गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने हड़प्पा पे आक्रमण किया था, लेकिन इसका कोई भी साक्ष्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है बताएं? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग सभी लोग रेडी हैं ना हिस्ट्री पूरा कंप्लीट पढ़ने के लिए? सभी लोग इच्छुक हैं? क्योंकि केवल हिस्ट्री नहीं, एक बार एक क्रम से पढ़ो आप लोग, है ना? तो सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे कंप्लीट होते चलेंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो आप, क्योंकि आधे दौरे में छोड़ जाते हो और यही सिलेक्शन रुक जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता को कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है ना? कोर्ट में भी क्या है, इसी पे शपथ दिलाई जाती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सही आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुराग सिंह सीधी, अच्छा सीधे से हो आप, क्या बात है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास कब तक होगा, मतलब ये हमारा टारगेट है। देखिए, एमपीपीएससी को हम टारगेट कर रहे हैं, साथ में एमपी टेट को भी टारगेट कर रहे हैं। तो ये दोनों एग्जाम के पहले पहले हम हिस्ट्री आपका कंप्लीट करा देंगे अच्छे से। और बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 20 से 22 दिन, 20 से 22 दिन, ये बहुत हुआ तो 25 दिन, 25 दिन के अंदर अंदर में हिस्ट्री आप लोग को अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा। पर्याप्त क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपके, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे थे, ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? शाम तट पे, या फिर प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, या फिर पांचाल में? तो आर्य भारत में बाहर से आए और कहां पे बसे थे, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोई बात नहीं, आप जितना कवर हो सके आराम से पढ़िए शिवानी। बाकी अभी आगे बहुत सारे एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड है, एमपी टेट है, एमपीपीएससी है, इन सबको ध्यान में रख के मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्य भारत में आते हैं और ये पंजाब प्रांत में बसते हैं, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, वेरी गुड, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है, वैशेषिक, ये क्वेश्चन एमपी पटवारी में पूछा गया है, हाल ही में पूछा गया है, इसी बार के एग्जाम में पूछा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है ना। आपका साइंस सब्जेक्ट है, 120 क्वेश्चन साइंस से आएंगे नवीन जी। अब क्या है कि अकेले इंसान फंस जाते हैं नवीन, इसलिए दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप क्या करिए 6 से लेके 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ डालिए पूरा अच्छे से, उसी से पूरे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, साइंस एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। लूसेंट में पर्याप्त नहीं दिया हुआ है, लूसेंट से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा साइंस के लिए। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे उलूकड़ा जो है ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, और ये क्या है आपका एमपी पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिस्ट्री की क्लास हर एग्जाम के लिए काम में आएगी। हाँ, हिस्ट्री जिस भी एग्जाम में आता है सभी में काम आएगा, ये सबको पता है ना, तो किसी एक एग्जाम के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है बताएं, जैमिनी, वादरायण, बुद्ध या महावीर। तो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, सभी लोग बताएं। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, जैमिनी, वादरायण, बुद्ध या फिर महावीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक जो है आपका यहाँ पे कौन हो जाएंगे, ये आपका वादरायण हो जाएंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन होंगे, वादरायण होंगे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा कौन है, वादरायण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ, एमपी सेट के लिए हिंदी पढ़ा हुआ है, तो हिंदी के लिए अब देखिए, अब ये समस्या ये होती है कि अभी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम लोग नवीन जी, क्योंकि फिर अगर हम लोग फिर सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, तो फिर सब लोग कमेंट करेंगे, फिर क्लास हिस्ट्री की नहीं हो पाएगी। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जब क्लास हो जाएगी तो फिर डिस्कस करेंगे, जिससे क्या है क्लास भी डिस्टर्ब ना हो फिर अपनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया है, तो ये लड़ा गया है आपका परशुनी नदी, है ना। किस नदी के तट पे लड़ा गया है, ये परशुनी नदी के तट पे लड़ा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें आपका। ठीक है, और ये अगर पूछ लिया जाए कि इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, है ना। ऋग्वेद के 7वें मंडल में परशुनी यानी रावी, है ना, इसी नदी तट पे यह हुआ था, और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कौन से राजा भरत और सुदास, है ना, इनके बीच में जो हुआ था आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्याय दर्शन को यहाँ पे पारित किसने किया था, या न्याय दर्शन के जनक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। चारवाक को, गौतम ने, कपिल ने, या फिर जैमिनी ने। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अरे आरती सीक्वेंस वाइज तो ही है, आप कहाँ कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। हड़प्पा सभ्यता मैंने करा दिया है, हड़प्पा सभ्यता प्रागैतिहासिक काल ही मैंने करा दिया है ना। इंडियन कैप्चर यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा, अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने कराया हुआ था, और उसके बाद फिर नया टॉपिक वैदिक काल आता है आपका, है ना। तो ये दोनों टॉपिक चल रहे हैं आपके, फिर वैदिक काल से अगला टॉपिक लेके चलेंगे, पूरा एकदम सीक्वेंस से चल रहे हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए इसका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्याय दर्शन को पारित किसने किया था, सही आंसर क्या होगा आपका, तो न्याय दर्शन को जो पारित किया था महर्षि गौतम ने किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चले बढ़े आगे, क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दें,
है ना। स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिए जिससे संख्या यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ जाए। और भी अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क किसके लिए जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। ठीक है, ये कालीबंगा नहीं है ये ऑप्शन में। ठीक है, तो निष्क के लिए कौन सा शब्द जाना जाता था? बताएं जल्दी, इससे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? निष्क से जाने जाते थे। निष्क मतलब क्या होता था ये आपको बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निष्क का जो प्रयोग किया जाता था ये स्वर्ण आभूषण के लिए किया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है। निष्क जो जाना जाता था इसमें आपका स्वर्ण आभूषण यानी सोने के सिक्के के लिए जाना जाता था ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक, जो इसमें साहित्य में सर्वाधिक, एक सेकंड हो जाएगा, पवित्र नदी यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी या शतद्री नदी? तो बताएं जल्दी से, सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक जो पवित्र नदी थी, सर्वाधिक पवित्र नदी में सरस्वती आएगा। लेकिन अगर सर्वाधिक बार प्रयोग करने की बात की जाएगी तो सर्वाधिक बार जो प्रयोग किया गया है सिंधु नदी के किया गया है। ये क्वेश्चन अधूरा है लेकिन मैंने दोनों पॉइंट बता दिए हैं। अगर सर्वाधिक बार उल्लेख की बात किया जाएगा तो यह आ जाएगा सिंधु नदी, लेकिन सर्वाधिक पवित्र नदी की बात की जाएगी तो सरस्वती नदी आएगा। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? बताएं, काशी के, कैकेयी के, पांचाल के या विदेह के? तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो शासक थे ये कहाँ के थे? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, अश्वपति कहाँ के शासक थे? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वपति जो शासक थे ये कैकेयी प्रांत के शासक थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नोट्स तो मैंने आपको पहले दे दिया है श्रुति, ग्रुप में तो पहले ही मैंने सेंड कर दिया है थ्योरी वाला, तो वो पर्याप्त है, उसी से आप पढ़िए आराम से और ऑब्जेक्टिव यहाँ से लगाते चलिए। एग्जाम देंगे ऑलरेडी, अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेरे क्लास से मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? तो कपिल मुनि द्वारा यहाँ पे कौन से दर्शन यहाँ पे उन्होंने स्थापना की थी ये आपको बताना है। ठीक है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? कपिल मुनि ने कौन से दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो इन्होंने जो किया हुआ था सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। ये चारों आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच स्वाति। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, सांख्य दर्शन कौन है? इनमें कपिल मुनि है, यहीं पे ध्यान रखिएगा। न्याय दर्शन गौतम मुनि, ठीक है, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। ये चारों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं तो आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हसनापुर? तो लोहे का साक्ष्य जो है कहां से मिला है ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, लोहे का साक्ष्य कहां से मिला है? जल्दी से बताएं, लोहे का साक्ष्य कहां से मिला है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही है आंसर, सभी लोग करते चले, आंसर मैं सभी के देख रहा हूं। लोहे का जो साक्ष्य मिला है ये कहां से मिला है? अतरंजी खेड़ा से मिला है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अतरंजी खेड़ा आपको यूपी में ही आता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा, है ना। लोहे के साक्ष्य कहां से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? वैशेषिक लिखा हुआ है ये, है ना। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है बताएं जल्दी से। अच्छा, क्लास अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच एस पाटिल जी। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका?
देखिए मैं आपका घटना चक्र भी पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूँ, लूसेंट भी पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन में जो मुझसे यहाँ पे हो पाता है वो भी मैं यहाँ पे कवर करा दे रहा हूँ पूरा, है ना। हालांकि घटना चक्र जो पूछा जाता है वो एनसीईआरटी का ही सार रहता है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी को भी मैं लेके चलूंगा यहाँ पे। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित है मीमांसा से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? बताएं, किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं? थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोग को बताया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो आप बता देंगे इसमें। तो किसका संकलन जो है ऋग्वेद पे आधारित है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? तो मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि सामवेद को क्या कहा जाता है? सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। और ये जो लिखा गया है ये किस पे लिखा गया है आपका? ये आपका ऋग्वेद पे आधारित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, उपनिषद या ब्रह्म सूत्र? तो प्रस्थान त्रयी में दोनों कवर करा रहा हूं मैं, श्रुति लूसेंट भी पूरे क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन, साथ में घटना चक्र भी कवर करा रहा हूं। तो आप लोगों को किसी को भी लूसेंट पढ़ने की जरूरत अब नहीं है, सब आपको क्लास में ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, भागवत जो है आपका, ये आपका प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? सही आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये आपको बताना है। अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या फिर धर्म? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? चरक संहिता किससे संबंधित है ये आप बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चरक संहिता किससे संबंधित है, जल्दी से बताएं। तो ध्यान रखना, चरक संहिता जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो आता है आपका राजनीति से संबंधित है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल, संगीत का जनक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ श्रुति, आप लेट आई हैं क्लास में, है ना, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता जो चलता है किससे चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का जो पता चलता है ये किससे चलता है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यज्ञ संबंधी विधि विधान का जो पता लगता है ये कहां से लगता है? तो ध्यान रखना, यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है यह कर्म कांड से संबंधित उल्लेख किया गया है आपका यजुर्वेद में, है ना। यज्ञ हो गए या फिर कर्म कांड हो गए, है ना, या फिर आपका इसमें पूछ लिया जाए बलि, है ना, पशु बलि, इन सब का जो उल्लेख मिलता है ये यजुर्वेद में ज्यादा मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक युग में पिछले लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन? वैदिक युग में प्रचलित जो है, प्रचलित होगा ये, प्रचलित, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? निरंकुश थी, प्रजातंत्र था, गणतंत्र था, ये वंशानुगत राजतंत्र था? ये आपको बताना है। ठीक है, बताने लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं फटाफट, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? ये जो थी आपकी गणतंत्र प्रणाली थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वेद में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जादुई मोहमाया या वशीकरण का वर्णन किया गया है? या जड़ी बूटी भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जड़ी बूटी का उल्लेख जो किया गया है, या भूत प्रेत का जो उल्लेख किया गया है ना, ये सब किस में किया गया है? तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो किसमें उल्लेख मिलता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जादुई माया या वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत
या फिर जड़ी बूटी, इन सब का जो उल्लेख किया गया है ये कहाँ पे मिलता है? ये किया गया है अथर्ववेद में, और ये सबसे अंतिम वेद है ना? सबसे अंतिम वेद है या सबसे नया वेद हम बोल सकते हैं। नवीन वेद कौन सा इनमें से, है ना? तो ये कौन सा आएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, चलें बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में आपको एक ध्यान रखना जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अथर्ववेद में ही वर्णन है इसमें आपका सभा और समिति, है ना? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है ना? किसको किसको? सभा और समिति को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसमें वर्णन दिया गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा की दो पुत्रें कौन सी है? सभा और समिति, ये ब्रह्मा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक युग में यव कहा जाता है, यव किसे कहते हैं? गेहूं को, जौ को, चावल को, या इनमें से कोई नहीं? तो वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपल है, यहाँ पे यव मतलब क्या है? यव मतलब जौ, है ना? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जौ। सबसे पहले प्रचलित जो अनाज है, जो हमें जिसके बारे में जानकारी मिली है, वो कौन सा है? जौ है ना? ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर ऑप्शन में गेहूं व जौ एक साथ आता है, लेकिन अगर दोनों में अगर एक सेलेक्ट करना होगा तो ये कौन सा आएगा? जौ आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन से हैं? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन से बताएं इसमें? गौतम, कपिल, पतंजलि, या फिर पाणिनि? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन से हैं? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन से हैं? सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे अर्वाचीन वेद अथर्ववेद है, बिल्कुल सही है श्रुति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन से हैं? तो पाणिनि ने ही क्या किया था? इसमें अष्टाध्यायी की रचना किया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य कौन सा है? रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, या फिर पुराण? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे कहते हैं? अच्छा, लॉक कर दें, बिल्कुल ताला लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है, ये दिया जाता है आपका रामायण को ही आदि काव्य कहा जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले रामायण आया, फिर क्या आया था? महाभारत आया था, है ना? तो आदि काव्य इसमें कौन सा है? आदि काव्य आ जाएगा रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, देखो क्वेश्चन आ गया, मैं पहले कराया हूं, ये क्वेश्चन भी आ गया। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, काली सिंधु को, या गंगा नदी को? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहते हैं, ये किसे माना गया है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो सबसे पवित्र नदी जो है आपका सरस्वती नदी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर, है ना? गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना? इनका मिलन कहाँ पे होता है? सबको पता होगा, है ना? इस पे तो शायद मूवी भी एक बन चुकी है कोई, अमिताभ बच्चन की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया? किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या अथर्ववेद में? किसमें कहा गया है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ये सब जो सभा समिति का ज्यादातर उल्लेख जो किया गया है ऋग्वेद में भी किया गया है, लेकिन ये जो सेंटेंस कहा गया है, ये कहा गया आपका अथर्ववेद में कहा गया है। डी ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर, बिल्कुल सही है, प्रयागराज में, है ना? कहाँ पे? प्रयागराज में किया गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है ना? शराब, है ना? वह क्या कहते हैं इसको? पासे को क्या कहते हैं इसमें? पासे कहते हैं, है ना? ये शतरंज भी कह सकते हैं इसको, जो भी है। तो इसके समान एक आवश्यक बुराई जो बताया गया है, ये किसमें कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है।
मैत्रेयी संहिता में, जाबाली उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में या छांदोग्य उपनिषद में किसमें कहा गया है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं। अच्छा अच्छा, आपने कुंभ मेला में स्नान भी किया है, गंगा जमुना एंड सरस्वती नदी में, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है इस पाटिल जी। चलिए, मुझे भी एक ही बार अभी तक जाने का मौका मिला है, आगे देखेंगे, हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका मैत्रेयी संहिता। मैं बहुत बारी क्वेश्चन आए हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैत्रेयी संहिता में ही नारी को, महिला को शराब और शतरंज यानी पाशा की भांति एक आवश्यक बुराई बताया गया था, यानी कि महिलाओं का बहुत ही खराब स्थिति थी वहां पे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही है, जुआ, शराब और जुए की भांति एक आवश्यक बुराई कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, प्रजापति को, इंद्र को, विष्णु को या रुद्र को। तो ऋग्वैदिक बाद उत्तर वैदिक काल आता है, तो यहाँ पे बताइए किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था इसमें, प्रजापति यानी ब्रह्मा जी को, या फिर इंद्र देवता को, विष्णु देवता को या रुद्र देवता को, किनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त था इनमें से प्रजापति ब्रह्मा जी को प्राप्त था, है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन ऋण में जो तीन प्रमुख ऋण आते हैं, इनमें से कौन सा इनमें शामिल नहीं है आपको बताना है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। तो इनमें से कौन सा ऋण शामिल नहीं है, ये आपको बताना है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तीन ऋण में कौन सा ऋण इसमें शामिल नहीं है, ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीन ऋण में जो शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, मातृ ऋण को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण तीनों शामिल है, मातृ ऋण को शामिल नहीं किया गया था इसमें। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला जो विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह सूत्र में। तो विवाह संस्कार का जो वर्णन मिलता है ये कहाँ पे मिलता है, ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। विवाह का जो वर्णन है किस सूक्त में मिलता है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। जो ऋण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वही है कि मैं सबसे अच्छा जो समय मानता हूं, ये अगर आपका पूरे भारतीय इतिहास का जो सबसे अच्छा समय था, ये स्वर्ण काल था, ठीक है, वो मैं मानता हूं किसको, ऋग्वेद को, है ना। क्योंकि इसमें जो समता थी, इसमें जो समानता था, ठीक है, या इनमें से जो जहां तक अभी इतिहास के बारे में जानकारी मिली है, क्योंकि हड़प्पा काल के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, केवल हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन लिखित रूप में जो साक्ष्य मिले ऋग्वेद के बारे में मिला है, और ऋग्वेद को बहुत ही अच्छा समय था सभी लोगों के लिए इसमें, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा काल था, और इसीलिए यहाँ पे, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, है ना। इन्होंने क्या नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वो ऐसा समय था जहां पे कोई भेदभाव नहीं था, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था, सभी बराबर हैं, ठीक है। कोई कर्मकांड नहीं था, प्रकृति की पूजा की जाती थी, सबका समान भाव से वहां पे आदर किया जाता था। तो ये स्वर्ण काल था पूरे भारतीय इतिहास का। उसके बाद से लगातार क्या हुआ है, भेदभाव ही होता चला गया है। शुरुआत कहां से होता, उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। तो इसीलिए दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो। हाँ, चलिए, हाँ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे विवाह संस्कार का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद होगा, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हाँ, दयानंद सरस्वती जी ने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है आपका, है ना। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, ब्राह्मण, गाय, पुरोहित या स्त्री। अघन्य का मतलब होता है, अघन्य का मतलब क्या होता है, ना मारे जाने योग्य, ना मारने योग्य या ना मारे जाने योग्य। तो बताएं जल्दी से, अघन्य किसके लिए कहा गया है।
हाँ, तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, ब्राह्मण को, गाय को, पुरोहित को या स्त्री को, किसको अघन्य कहा गया है, ना मारे जाने योग्य? तो मैंने पहले ही बताया था, ऋग्वेद में उनका जो प्रधान संपत्ति थी, मुख्य संपत्ति क्या थी, सब कुछ तन मन धन जो था गाय ही थी। यानी उनको किसके बारे में कहेंगे, अघन्य, यानी गाय के बारे में कहा जाता था। एक इंसान से भी ज्यादा वैल्यू थी गाय की। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना, इन सब के बावजूद एक ऐसी यहाँ पे अतिथि जो उनके मेहमान होते थे, तो अतिथि के लिए अपनी सर्वाधिक प्रिय वस्तु जो है गाय है, और वो भी कुर्बान ये कर सकते थे। इसीलिए क्या कहा गया था, अतिथि को गोहंता कहा गया था। ठीक है, तो अगर गाय का मांस भी खाने के लिए कह देगा अतिथि या मेहमान कहेगा, तो वो गाय का मांस भी इनको खिलाया जाएगा। इतना सम्मान ऋग्वैदिक काल में अतिथियों को मिलता था। ठीक है, और अब ऐसा हालत हो गया है कि अतिथि कब जाओगे, है ना, आए नहीं कि 2 घंटे बाद लगता है, 5 घंटे बाद लगता है कि चलो अब ये चले जाए, है ना। तो ये अब का सिस्टम है, और पहले एक सिस्टम अलग था जिसके लिए भारत जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पीएससी में पूछा गया है। तो बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? अश्विन, वरुण, मित्र या इंद्र? कौन से समुद्र या जल के देवता थे? ये आपसे एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो समुद्र का देवता या जल का देवता जो है, ये भगवान वरुण को माना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 क्रमों में तीनों लोग को, है ना, या 3 क्रमों में या फिर 3 कदमों में, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 3 कदमों में तीनों लोग को माप लेने का कारण जो है इसमें कौन है? 3 पग में 3 लोग कौन नाप लिए थे? आप तो एक कथा भी सुने होंगे, है ना, आपके या फिर दादा दादी या फिर आपके मम्मी पापा, कोई न कोई सुनाए ही होंगे, है ना। इंद्र युद्ध के देवता थे और वरुण जल के, क्या बात है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान विष्णु ने जो क्या किया था, भगवान विष्णु ने क्या किया था आपका? 3 कदमों में तीनों लोग को माप लिया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी होगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। भगवान विष्णु का बराह अवतार बहुत फेमस माना जाता है इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये मुझे आप लोग बताएं कि ये स्लाइड आप लोग को क्लियर दिख रही है क्या? ये क्वेश्चन, ये जो ऊपर रेड से लिखा हुआ है, ये आप लोग को क्लियर दिख रहा है क्या? अगर ये क्लियर दिख रहा होगा तो अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और नहीं दिख रहा होगा तो भी आज क्लास यहीं पे रोकेंगे और कल इसके आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि दिखेगा आप लोग को, लेकिन आप लोग कमेंट करें, अगर दिखेगा तो कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि इतना भी कमजोर नहीं लिखा हुआ है। आंखें आप लोग की तेज है, ये मुझे पता है, सब लोग अभी जवान हो, है ना, कोई बूढ़े नहीं हुए हो अभी। तो बताएं जल्दी से, सबको क्लियर दिख रहा है क्या ये? सर अच्छा, नवीन भार्गव जी, आप ब्राह्मण हैं, मुझे बहुत पता है इसके बारे में, क्या बात है, गुड। आज सबको दिख रहा है, केवल अजय रोहिला जी को नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। प्रिया को नहीं दिख रहा है और अजय को नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है इस पे। चलिए, फिर भी 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे, टेंशन मत लो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है ना, मैं लिख देता हूँ 1-2 पॉइंट, जिससे आप लोगों को क्लियर पता। 1-2 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं पहले। यहाँ पे पूछा गया है आर्यन शब्द का, है ना, आर्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? बताएं, आर्यन शब्द का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हाँ मैं लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख दिया हूँ। 1-2 क्वेश्चन आप लोग मैनेज कर लीजिए, बाकी हम लोग कल अच्छे से स्लाइड बन जाएगी बाकी की। तो आर्यन शब्द का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। एक जाति समूह है, एक खाना बदोश लोग है, या एक भाषण समूह है, या एक बेहतर दौड़ है। तो आर्यन शब्द का क्या होगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यन शब्द का मतलब क्या होता है? एक जाति समूह से मतलब है ये। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर।
हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से आपको बताना है, इसमें से आपको बताना है सबसे पुराना वेद। जिनको नहीं दिख रहा है ना, वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा तो लिखना है, एक एक सेंटेंस। तो बताएं सबसे पुराना, है ना, ओल्ड जो आपका वेद है कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो फटाफट बताएं जल्दी से, सबसे पुराना वेद कौन सा है इसमें? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सबसे पुराना वेद कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबको पता है, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, बाकी कल करेंगे हम लोग, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। त्रयी एक नाम है, त्रयी एक नाम है किसका? तीन वेद का, धर्म संघ बुद्ध का, हिंदू देवताओं में तीन भगवान का, त्रयी लिखा हुआ है। त्रयी जो नाम है किसका नाम है, ये आपको बताना है, ठीक है। तीन वेद का, धर्म संघ बुद्ध का, हिंदू देवताओं में, या फिर तीन मौसम का, त्रयी किसको कहा जाता है? बताएं जल्दी से। क्लियर दिख रहा है? ठीक है। हाँ, एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। एक बार नहीं, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए सबका अलग अलग मान्यता रहता है ना। बहुत, हाँ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे त्रयी किसको कहा जाता है? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? त्रयी जो नाम है ये है आपका करेक्ट आंसर। तीन वेदों को कहा जाता है, और त्रयी में जो शामिल है ऋग्वेद, है ना, सामवेद और यजुर्वेद। कौन कौन सा शामिल होता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इसमें शामिल होता है त्रयी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सा इसमें शामिल नहीं होता है, तो अथर्ववेद शामिल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आज का अंतिम क्वेश्चन, ये वाला हो गया है, इसको नहीं करेंगे, रिपीटेड है। ये क्वेश्चन बताएं, गोपथ ब्राह्मण, मैं यहां पे लिख देता हूं, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? बताएं, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या ऋग्वेद से? ठीक है, थैंक यू अजय। तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेरी गुड। तो गोपद ब्राह्मण जो संबंधित है, ये संबंधित हो जाएगा अथर्ववेद से। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। आज के लिए यही कथा समाप्त करते हैं इसकी, है ना। और कल क्लास रहेगी, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। 9630828149 ये मेरा मोबाइल नंबर है। जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा पीडीएफ के लिए, ये ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को। और कल हम लोग का टॉपिक जो रहेगा यही रहेगा। एक तो वैदिक काल अभी चलेगा, एक दिन और चलेगा ये वैदिक काल, प्लस यहीं से हम लोग पढ़ेंगे कल महाजनपद काल, है ना। तो वैदिक काल और महाजनपद काल, ये कल दो टॉपिक रहेंगे, इसी को हम लोग कल पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। और टाइम है क्लास का, हाँ क्लास का टाइम ध्यान रखिएगा 10 बजे। अगर आपको हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट करनी है टॉपिक वाइज विथ डिटेल में, तो आपको 10 बजे यहाँ पे आना है। सबका स्वागत है, और पूरा मिलके हम लोग इसको हिस्ट्री को अच्छे तरीके से कवर करते हैं, ठीक है। हाँ, आज काफी लोग हैं, धीरे धीरे और संख्या बढ़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। क्लास अगर पसंद आ रही है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करिएगा। क्लास पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल पाए कि आप लोगों को क्लास कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है, ठीक है। हाँ, सारे वेद का ब्राह्मण कल क्लास में मैं आपको एक लिस्ट ही बता दूंगा, श्रुति टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। जरूर नोएंदी।